नमस्कार दोस्तों, करियर विदात चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि निबंध के 10वें टॉपिक से संबंधित है। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू की गई और इसके हम लोग देखेंगे प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं और इसको हम लोग परीक्षा में किस प्रकार से उत्तर लेखन में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2022 के टारगेट जो लोग कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन घटना चक्र के लगातार चैनल पर कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आप लोग उसको फॉलो कीजिए और उसको लगाते जाइए, इतना कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों कि उसके बाहर से दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन आराम से प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिल जाएगा। आगे से आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और करंट अफेयर की सीरीज भी दोस्तों स्टार्ट की गई है, घटना सार का विश्लेषण चल रहा है। एक वीडियो डाला गया दोस्तों और 5 से 6 वीडियो और डाले जाएंगे आरओ मेंस से पहले और 67वें यूपीएससी से पहले। और यूपीपीसीएस के लिए दोस्तों आई दृष्टि और घटना सार दोनों कवर कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट उसकी भी बना दी गई है, आप लोग उसको फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के लिए है। बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे टेस्ट सीरीज के लिए लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग की। तो लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग के टेस्ट सीरीज आरओ मीन्स के लिए 24 अप्रैल की जो है 5 टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं। और जो इच्छुक छात्र हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो इस नंबर पे कॉल कर लें 9559088796। इस नंबर पे दोस्तों आप लोग कॉल कर लीजिए, जो लोग इच्छुक हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। मात्र दोस्तों ऐसे के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है और लेटर राइटिंग के लिए 500, और जो लोग दोनों करना चाहते हैं उनको 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों, और उसका इवेल्युएशन स्वयं मैं करूंगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया दोस्तों कि कोई भी ऐसे आगे लिखना है तो हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों? इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन। तो दोस्तों हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या है? इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना, बॉडी या मुख्य प्रसंग और कंक्लूजन या उपसंहार। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है दोस्तों? हमें इसी फॉर्मेट में प्रत्येक निबंध को लिखना है। दोस्तों जिन भी छात्रों ने एक भी निबंध अभी तक नहीं लिखा है उनके लिए विशेष रूप से मैं बता दूं निबंध कैसे लिखे हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, सबसे पहला वीडियो प्लेलिस्ट में है निबंध के, जो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए दोस्तों। और कम से कम दोस्तों 20 दिन बाकी है परीक्षा के, तो 20 निबंध आप लोग जरूर लिखिए। मैंने 15 निबंध इसलिए टेस्ट सीरीज में भी कवर किए हैं। जो छात्र केवल उतना भी कर लेंगे उतना भी काम उनका, उससे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 टॉपिक आपको आराम से बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन जो होगा वो हमेशा प्रभावशाली होना चाहिए और कंक्लूजन हमेशा प्रभावशाली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आधे मार्क्स जो है आपको इसी पे मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, मुख्य प्रसंग जो होता है वो कोई भी एग्जामिनर इतना टाइम नहीं देता पढ़ने के लिए। आपको एग्जामिनर को रोकना पड़ेगा अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से, ताकि आपके निबंध पे वो समय दे। और जितना समय वो आपके निबंध पे देगा दोस्तों, आपके मार्क्स पाने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखे हैं, जिसके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आप शुरू कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कमेटी की रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं, महत्वपूर्ण सूक्तियों से स्टार्ट कर सकते हैं, महापुरुषों की कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, कविता से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो महत्वपूर्ण संस्थाओं के आंकड़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैश्विक संस्थाओं के। तो सबसे पहली चीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य चौथा जो है वो क्या कहता है? सभी को गुणवत्ता युक्त और समान शिक्षा प्रदान करना की व्यवस्था करना। ठीक है दोस्तों, तो सतत विकास लक्ष्य दोस्तों एसडीजी 2030 जो है वो उसका चौथा प्रावधान जो है वो सभी के लिए समान और गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करता है, और उसको भारत सरकार ने भी अंगीकार किया है। तो भारत का एक लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुरूप सभी के लिए गुणवत्ता युक्त और समान शिक्षा उपलब्ध कराना। और इसी सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 लागू किया, जिसके द्वारा शिक्षा को क्या किया गया? एक मौलिक अधिकार बनाया गया और हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो ये एसडीजी 4 का जिक्र कीजिए और अनुच्छेद 21A का जिक्र कीजिए, जिसको क्या किया गया? जिसके द्वारा आरटीई
और अनुच्छेद 21 जिसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन। आरटीई और आरटीआई में फर्क है दोस्तों। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन है और यहाँ आरटीई आपका राइट टू एजुकेशन है। तो इतनी चीजों का जिक्र आपको प्रस्तावना में करना है। एसडीजी 4 का जिक्र कीजिए, सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा, और अनुच्छेद 21A का जिक्र कीजिए, और जो क्या है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, और अनुच्छेद 21 से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के अध्याय में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों में पूछा जाता है? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। क्लियर हो गई बात दोस्तों? और आरटीई लागू कब किया गया? 2009 में। क्लियर हो गई बात दोस्तों? समझ में आई बात? संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, और इसे लागू कब किया गया? 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, तो शिक्षा क्या है? आज की डेट में एक मौलिक अधिकार है, और शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय भी है और एक सार्वजनिक सेवा भी है। सभी को क्या करना? सरकार का, भारत सरकार का लक्ष्य है, या अनुच्छेद 12 के तहत जो भी संस्था राज्य के अंतर्गत आती है सभी का लक्ष्य है भारत के प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष का जो है गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और निःशुल्क प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, तो इसी के तहत दोस्तों आपको पता भी होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्षीय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो प्रभावशाली इंट्रोडक्शन ये आपका रहेगा, इससे आप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग संदर्भ देख लेते हैं कि संदर्भ में पृष्ठभूमि क्या रही। आजादी से पहले ब्रिटिश काल से देख लेते हैं शिक्षा का विकास क्या हुआ। आप प्राचीन काल का भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश काल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ब्रिटिश काल में ही इतने सारे फैक्ट हैं। हमारे पास शब्द सीमा भी है 600 शब्द की, 600 शब्द में हमें लिखना है, पीसीएस में 700 शब्द में लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे, देखिए 1835 का लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र। ठीक है दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेजी शिक्षा के लिए। अंग्रेजी शिक्षा की सबसे पहले जो थॉट आया वो मैकाले के स्मरण पत्र से ही आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 1954 में वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच क्या था दोस्तों? वुड का डिस्पैच था भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसको कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब समझिए दोस्तों क्या है? मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट है जो मौलिक अधिकारों की सूची है। तो भारतीय, मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा जब, तो मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों आपको मिलेगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड का डिस्पैच। ठीक है दोस्तों, मैग्ना कार्टा क्या है? ये मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटेन के राजा ने जारी किया था सामंतों के दबाव में मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में। तो उस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ही है, तो शिक्षा का अधिकार क्या हुआ? बेसिकली वो शिक्षा का मैग्ना कार्टा हुआ, इसीलिए वुड का डिस्पैच जो था वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा हुआ। इसके बाद दोस्तों हम 1882 में हंटर कमीशन ने क्या किया? शिक्षा की समीक्षा की। इसके बाद दोस्तों 1902 में रैले कमीशन गठित किया गया शिक्षा की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए। 1917 में सैडलर आयोग और 1929 में हार्टोग समिति, इतने आयोग और समितियों का गठन किया ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ब्रिटिश सरकार द्वारा, ताकि क्या भारत में शिक्षा की स्थिति को धीरे धीरे सुधारा जा सके। लेकिन दोस्तों उस समय क्या था? भारत एक पुलिस राज्य था। ठीक है, तो पुलिस राज्य जो था स्वतंत्र राज्य नहीं था। पुलिस राज्य जो था वहां पे क्या चाहिए थे? वहां पे अंग्रेजों को पढ़े लिखे बाबू चाहिए थे, लिपिक चाहिए थे, जो क्या कर सके? उनके शासन में सहयोग कर सके। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हों, ठीक है, ताकि उनका क्या, उनका जो सामान भारत में आता था बिकने के लिए, उसकी जो है वो वकालत कर सकें, उसको प्रमोट कर सकें। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है? वो जो उद्देश्य है मानव का सशक्तिकरण, मनुष्य का सशक्तिकरण, नागरिक का सशक्तिकरण, ये उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो उद्देश्य में फर्क है, लेकिन अंग्रेजों ने जिस नियत से काम शुरू किया था, देखिए एवरी एक्शन है द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑल्सो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने नियत तो आपकी गलत थी, लेकिन कुछ चीजें सही भी हो जाती हैं गलत नियत के साथ करने पर भी। ठीक है दोस्तों, तो हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। किसी भी काम को आप करिएगा तो आपने जीवन में महसूस किया होगा, अगर आप अच्छा करिएगा तो उसके साथ कुछ खराब भी होता है। आपके सारे डिसीजन से आप सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ लोग आपसे खुश होंगे तो कुछ लोग नाराज भी होंगे। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो अंग्रेजों ने गलत नियत से किया था, लेकिन कुछ काम भारत के लिए अच्छा भी हुआ। आधुनिक शिक्षा भारत के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गई। ठीक है दोस्तों, तो एक सशक्तिकरण का दौर प्रारंभ हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आजादी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा आयोग गठित किया गया? 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए। इसके बाद दोस्तों 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया
यूजीसी का गठन किया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको जानकारी के लिए बता दूं 1961 में एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें आप सभी लोग पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी का गठन किया गया शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए, शिक्षा को एक मानक प्रदान करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, किसकी सिफारिश पर? कोठारी आयोग की सिफारिश पर दोस्तों। ठीक है, आप लोग मेंशन कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया शिक्षा को। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, पहले दोस्तों किसी एक के बस की बात नहीं है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना होगा। अगर किसी विषय पे हमें क्या करना है, सफलता हासिल करनी है तो 1942वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। इसके बाद दोस्तों 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, नई शिक्षा नीति के रूप में। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप समझिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 में, और उसके 34 वर्ष बाद जो है दोस्तों आज की डेट में कौन सी शिक्षा नीति लागू की गई है? 34 वर्ष बाद में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। यूपी पीसीएस 2020 का ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, 34 वर्ष बाद जो है नई शिक्षा नीति लागू की गई है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1986 के बाद 2002 में मैंने आपको बताया कि एसडीजी 4 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ले आया गया, और शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा पहले ही दिया जा चुका था 2002 में, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लियर होगी बात दोस्तों? इसके आगे दोस्तों 2020 में अब क्या हुआ दोस्तों, 2020 में शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप समझिए दोस्तों, 1991 में आर्थिक सुधार भारत में लागू हुए, और आर्थिक सुधार जब लागू हुए तो वैश्वीकरण भी हुआ। तो वैश्वीकरण होता है तो दोस्तों वैश्वीकरण किसी एक क्षेत्र में नहीं होता है। वैश्वीकरण अगर होगा कृषि में होगा तो कृषि में भी होगा, उद्योग में हो रहा है तो उद्योग में भी होगा, और आपका सेवा में हो रहा है तो सेवा में भी होगा। तो एजुकेशन क्या है दोस्तों, एजुकेशन का भी तो कंपैरिजन होगा ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में कंपैरिजन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था की जो रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग जब हुई तो पता चला कि भारत की शिक्षा विदेशों की शिक्षा से कितनी पीछे है, विकसित देशों की शिक्षा से कितनी पीछे है। तो 21वीं सदी के तकनीकी क्रांति के युग से कदम मिलाने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, और बहुत समय से महसूस की जा रही थी दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया जो 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया। और दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर? तो के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू किया गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इतना आपको बताना होगा। इसके बाद दोस्तों क्या किसके प्रमुख प्रावधान है ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी, इससे पहले 10+2 की व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, 10+2 मतलब इंटरमीडिएट की व्यवस्था थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब व्यवस्था जो हो गई वो 5+3+3+4 की व्यवस्था हो गई। अब 10+2 की व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब 5 में दोस्तों बेसिकली क्या है समझिए, देखिए जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब 5 जो होगा पहला, तो प्रथम 5 वर्ष में बच्चा क्या पढ़ेगा? आप समझिए, प्रथम 5 वर्ष में बच्चा जो पढ़ेगा वो प्री स्कूल के 3 साल, प्री स्कूल के 3 साल में मतलब नर्सरी में लिख रहा हूँ दोस्तों, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 1 और 2, ये प्रथम 5 वर्ष में बच्चा ये पढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसके बाद दोस्तों फिर अगले 3 साल में बच्चा क्या पढ़ेगा? अगले 3 साल में बच्चा पढ़ेगा 3, 4 और 5 में। ठीक है दोस्तों, कक्षा 3, 4 और 5, फिर अगले 3 साल में 6, 7 और 8, और दोस्तों इसके बाद जो 4 साल होंगे 9 से 12। क्लियर हो गई बात? देख लेते हैं पहले 5 साल में बच्चा क्या क्या पढ़ेगा। पहले 5 साल में बच्चा प्री नर्सरी में पढ़ेगा, फिर नर्सरी में एलकेजी, यूकेजी 1 और 2, इसको दोस्तों फाउंडेशन स्टेज बोला गया। इसके बाद दोस्तों अगले 3 साल में कक्षा 3, 4 और 5, इसको दोस्तों प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया। इसके बाद दोस्तों 6, 7, 8 आपकी मिडिल स्कूल स्टेज बोला गया, और आपका 9 से 12 जो है आपका 4 सालों में इसको सेकेंडरी स्टेज बोला गया। ठीक है दोस्तों, तो अब 10+2 की व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब व्यवस्था जो है लागू है दोस्तों 5, 3, 3, 4, ये याद रखिए, और यही आपको लिख के भी आना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो बच्चा दोस्तों ये क्या है, पैमाना 3 वर्ष की आयु में एडमिशन लेगा, और दोस्तों 18 वर्ष की आयु तक आपका वो इतने चीजें 12 तक की पढ़ाई अपनी पूरी कर लेगा। तो ये प्रावधान आपका इसमें रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ लीजिए 5, 3, 8, 3, 11, 4,
15 साल, तो 3 में 15 जोड़िए 18 वर्ष। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो ये आपकी नई शिक्षा नीति की मुख्य व्यवस्था, सबसे मुख्य व्यवस्था आपकी ये है। इसके बाद दोस्तों आपका दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, उच्च स्तर की कौशल विकास करने के लिए दीक्षा पोर्टल इसमें लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत किया गया नई शिक्षा नीति के तहत। इसके बाद दोस्तों विद्यांजलि योजना की भी शुरुआत की गई है। विद्यांजलि योजना के तहत वॉलंटियर्स जो है अपनी स्वेच्छा से लोग क्या कर सकते हैं, प्राथमिक स्कूलों में निःशुल्क पढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये प्रावधान जो ये इनिशिएटिव भी जो है नई शिक्षा नीति में लाया गया है। जो भी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, वो लोग विद्यांजलि योजना के तहत स्कूलों में जाकर पढ़ा सकते हैं। ये भी दोस्तों क्या एक भारत निर्माण का एक हिस्सा ही है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। हिंदी अंग्रेजी के अलावा दोस्तों हर राज्य में अपनी मातृभाषा का भी प्रावधान रखा गया है। हर राज्य मातृभाषा का चयन कर सकता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद परख आपका मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये भी प्रावधान इसमें किया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा जिसका नाम परख होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात, ये भी आपको मेंशन करना है। इसके बाद दोस्तों आप 2030 तक जो सकल नामांकन अनुपात है, सकल नामांकन अनुपात या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसको 100% तक करना है। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य लक्ष्य है, ये भी आपको हाईलाइट करना है। इसके बाद दोस्तों उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक जो है 50% करना है। क्लियर होगी बात दोस्तों। तो अगर उच्च शिक्षा में 50% करना है 2035 तक, तो आप समझिए ये एक छोटा मोटा बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों जीडीपी का 6% हिस्सा जो है, जीडीपी का 6% हिस्सा में क्या करना है, शिक्षा पर खर्च करना है। ये भी दोस्तों एक सोचने वाली विषय, ये भी छोटा मोटा बात नहीं है। पिछले 5 दशकों से ये लक्ष्य लेके सरकारें चल रही हैं, लेकिन आज तक 6% पे हम नहीं पहुंच पाए बजट में। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो ये भी करना पड़ेगा। अगर शिक्षा में हम क्या करना है, सुधार करना है दोस्तों। भारत में किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन की, किसी भी प्रकार की सुविधाओं की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की सब्सिडी और स्कीम्स की जरूरत नहीं है। केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को आप फ्री कर दीजिए, तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आप खुद भी सोचिएगा, इसके बारे में महसूस करिएगा। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान है पीएम की अध्यक्षता में, जो क्या करेगा दोस्तों, जो शिक्षा की मूलभूत जो है व्यवस्था को समीक्षा करेगा और उसमें सुधार करने की सिफारिशें भी देगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रावधान का आप जिक्र कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों चुनौतियां भी बहुत हैं, चुनौतियां कम नहीं है। चुनौतियों में दोस्तों देखिए ड्रॉप आउट समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की। क्यों, क्या प्राथमिक स्कूल तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों, प्राथमिक स्कूल की स्टेज तक पहुंचते पहुंचते 1/3 बच्चे ही क्या करते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं दोस्तों। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक समस्याओं की वजह से। ये सरकार के लिए चिंतनीय विषय है। शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की बहुत कमी है। कैग की, सीएजी की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत के अधिकांश स्कूल जो है केवल एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं। और उच्च शिक्षा की स्थिति देख लीजिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के दोस्तों 35% पद और प्रोफेसर के 40% पद जो है रिक्त हैं दोस्तों। तो शिक्षकों की कमी जो है बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों शिक्षा की बदतर व्यवस्था भी है। बदतर व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण क्या है, निवेश दोस्तों। भारत में निवेश की बहुत बड़ी समस्या है। सामाजिक आर्थिक स्कीम्स को जो है लागू करने के बाद, खर्च करने के बाद और विदेशी ऋणों को चुकता करने के बाद भारत सरकार के पास उतना पैसा बचता नहीं है कि शिक्षा पे जो है ज्यादा निवेश कर सके। 6% निवेश करना बहुत बड़ा चुनौती है भारत के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें निजी सेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, आगे आना होगा दोस्तों, और शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। पीपीपी मॉडल के तहत क्या करना चाहिए, हमें पीपीपी मॉडल के तहत हमें निवेश लेना होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अवसंरचना मतलब स्कूलों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इंटरनेट, शौचालय, ये सब जो है क्या है, ये सब आपकी डेस्क बेंच, ये सब अवसंरचना, शिक्षा की अवसंरचनाएं हैं। इसको भी क्या करना पड़ेगा, उच्च स्तरीय बढ़ाना पड़ेगा। जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है या केरला मॉडल ऑफ गवर्नेंस है या यूपी में भी अब स्कूलों का क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है दोस्तों। तो ये आपको मेंशन करना होगा। यही एक उपाय है शिक्षा की अवसंरचना देने का। तब जो है बच्चे क्या होंगे, बच्चे आराम से जो है मोटिवेट होंगे। और मिड डे स्कीम्स, जो मिड डे मील स्कीम जो है वो भी दोस्तों क्या है, एक मोटिवेशन है बच्चों के लिए क्या करने का, क्योंकि एक टाइम का खाना उनको एश्योरेंस होता है कि मिलेगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो वो वैसे परिवार हैं जिनके लिए दोस्तों खाने की 2 टाइम जो है वो तंगी रहती है, उनको शिक्षा उनके लिए सेकेंडरी होगी। ये आप भी सोचिएगा, ध्यानपूर्वक विचार करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर होगी बात दोस्तों।
ठीक है। तो उनके माँ बाप अगर अपने साथ काम बटाने हाथ बटाने को कहते हैं तो उनकी स्थिति भी अगर उनके स्तर पर रह के सोचा जाए तो वो अपनी जगह गलत नहीं है। ठीक है। अवसंरचना, इसको सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा, अवसंरचना सुधारना पड़ेगा। इंटरनेट दोस्तों, हम आज डेट में ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र के बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन गांव में दोस्तों आज की डेट में भी जो 35% आबादी जो है वहीं तक केवल इंटरनेट की पहुंच है, बाकी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच ही नहीं है, तो डिजिटल शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा वो ले कैसे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक समस्या है। और कौशल विकास दोस्तों, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है अभी तक की, उसमें कौशल या स्किल की कोई बात नहीं है, व्यावसायिक शिक्षा का कोई जोर नहीं है, केवल डिग्री ले लेते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपनी शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में कन्वर्ट करना है, कौशल विकास से लिंक करना है, ताकि क्या हो, जो बच्चा पढ़ के निकले कक्षा 12 तो वो भी कुछ ना कुछ जो है क्या कर सके, 15-20 हजार 25 हजार की नौकरी कमाने योग्य रहे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एक प्रावधान रह गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मल्टी एंट्री सिस्टम। ठीक है दोस्तों, मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम। तो मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम बेसिकली क्या है दोस्तों, जब 12th के बाद बच्चा क्या करेगा, 12th के बाद बच्चा जो है ग्रेजुएशन में प्रवेश करेगा, तो अगर 1 साल पढ़ाई किया तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर पैसे की दिक्कत है, नौकरी करने की बाध्यता है, तो 1 साल पढ़ेगा तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल पढ़ेगा तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल पढ़ेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी। मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम जो है ये भी नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है, जो कौशल विकास से लिंक्ड है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको बताना है, ये चुनौतियां हैं, और इसका समाधान दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 में किया गया है, जो 21वीं शताब्दी की तकनीकी क्रांति के साथ कदम से कदम मिलाने को तत्पर है, और भारत को शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने के लिए, वैश्विक गुरु के इतिहास को जो है पुनर्जागृत करने के लिए तैयार है। भारत के जो नालंदा विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, वल्लभी विश्वविद्यालय थे, जो आज की डेट में प्राचीन काल में जो है भारत को क्या करते थे, शिक्षा का वैश्विक गुरु बना के रखे हुए थे। तो भारत को दोस्तों अगर हमें उस स्टेज पे वापस ले जाना है, तो उस स्टेज पे वापस ले जाने के लिए हमको नई शिक्षा नीति को पूर्णतः अक्षर से पालन करना होगा। और दोस्तों हर चीज जो होती है वो शुरुआत तो कभी ना कभी करनी ही पड़ती है, और उसमें सुधार हमेशा समय के साथ होता जाता है। कोई भी अच्छा काम आप करने चलिएगा तो हमेशा जो है शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे जो है रास्ता अपने आप क्लियर होता चला जाता है। तो नई शिक्षा नीति दोस्तों वो शुरुआत है, रास्ता जो है सरकार को अपने आप मिलता चला जाएगा, और उसमें नागरिकों को सहयोग करना पड़ेगा, माँ बाप को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके सहयोग की नई शिक्षा नीति सफल नहीं हो सकती। और भारत को हम फिर से वैश्विक परचम भारत का नहीं लहरा सकते विश्व गुरु के रूप में। जो भारत ज्ञान और विज्ञान का क्या था, प्राचीन काल में केंद्र हुआ करता था, विश्व गुरु कहलाता था अपने ज्ञान विज्ञान के केंद्र के कारण, वही भारत जो है आज की डेट में भी क्या है, आज की डेट में भी वो वैश्विक गुरु बन सकता है, वो गौरव जो है, पुनर्जागरण जो है भारत का वापस आ सकता है। लेकिन हमें नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को अच्छा सा ईमानदारी से लागू करना पड़ेगा, संघीय भावना से केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके हम भारत को उस स्टेज पर अगले 50 साल में 75 साल में पहुंचा सकते हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। और आजादी के अमृत महोत्सव जो कि चल रहा है दोस्तों, 75 वर्ष से आजादी के हुए हैं, और अब 100 वर्ष के बीच में हम क्या करेंगे, 100 वर्ष होते होते हम ये प्रयास करेंगे कि कम से कम नई शिक्षा नीति के 50% लक्ष्यों को हम पूरा कर पाए। क्लियर हो गई बात दोस्तों। और निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, सा विद्या या विमुक्ते। हमारे वेदों में कहा गया दोस्तों, प्राचीन काल से ही कहा जा रहा है कि सा विद्या या विमुक्ते, मतलब विद्या ही है जो मुक्ति प्रदान कर सकती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार के राग द्वेष, परेशानी, बुराइयां, कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिताओं से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो शिक्षा है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में भी आप ये महसूस करिए दोस्तों कि विश्व की कोई भी समस्या है, अगर उसका समाधान अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा, रूट में क्या होगा, रूट में आपको अशिक्षा या अज्ञानता या जागरूकता की कमी, यही सारी चीजें मिलेंगी, रूढ़िवादिता मिलेगी। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है दोस्तों, क्या होता है, जहाँ कलम वो काम कर सकती है जो तलवार नहीं कर सकती, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं लाइन के साथ मैं अंत करना चाहूंगा। तो ये शिक्षा सारी चीजों का जो है आपका समाधान है, सारी समस्याओं की एक ही हल है दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था को सुधार दीजिए, देश अपने आप विकसित बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको निष्कर्ष के रूप में ये लिखना पड़ेगा। और दोस्तों प्रभावशाली निष्कर्ष अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर दोस्तों आपको नंबर
100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। आप ये मान के चलिए कि अगर 40 नंबर का निबंध है तो आपको 25 से लेकर 26 नंबर वो देगा ही देगा, और उससे ज्यादा दोस्तों मिलता भी नहीं है। क्लियर होगी बात दोस्तों? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यूपीपीसीएस 2022 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन जरूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करंट अफेयर की सीरीज जरूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आरओ मेंस के लिए, मात्र दोस्तों 1000 रुपए है पत्र लेखन और निबंध की, अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिए नंबर मैंने आपको बता दिया, 9559088796 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।